हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 4 एनिमल किंगडम। आप सब लोगों ने ये देखा था चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर, जिसमें आर.एच. व्हिटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। उसके अकॉर्डिंग ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू 5 किंगडम्स। ठीक है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। उसके अंदर जो एनिमेलिया किंगडम था, जिसमें सारे मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स आते हैं और जिनकी सेल्स के ऊपर सेल वॉल नहीं होती, करेक्ट। तो वो एनिमल किंगडम जो है उसे एक अलग चैप्टर बना करके आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है। हम लोग आज उसी चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं। इसके अंदर और कौन कौन से फाइलम्स आते हैं, एनिमल किंगडम्स को और कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कौन से बेसिस पर डिवाइड किया गया है, उसके बारे में बात करेंगे। मेनली आज हम जो क्लासिफिकेशन के बेसिस है उनको डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, तो देखो एनिमल किंगडम के अंदर जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे रखे जाते हैं। ऑल द एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉप्स। सारे के सारे एनिमल्स कैसे होते हैं? हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, ऑटोट्रॉप्स नहीं होते हैं। ठीक है ना, वो या तो प्लांट्स पर डायरेक्टली डिपेंडेंट रहते हैं, ठीक है, या इनडायरेक्टली डिपेंड रहते हैं अपने फूड के लिए, या वो किसी दूसरे एनिमल पर डिपेंड रह सकते हैं। ठीक है ना, तो उनके कैरेक्टर के बेस पर जो अलग अलग टाइप्स होते हैं एनिमल्स के, हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो देखो, तो मेनली अगर मैं बात करूं क्लासिफिकेशन के बेस के बारे में, तो दो तरह के एनिमल्स देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? एक तो होते हैं कॉर्डेट्स और एक होते हैं नॉन कॉर्डेट्स। कैसे सर, ये कैसे किया? देखो, कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स इस हिसाब से क्लासिफाई किया गया है कि अगर किसी एनिमल के पीछे, डोर्सल साइड बोलते हैं, इस साइड को डोर्सल बोलते हैं, इसे वेंट्रल बोलते हैं। अगर किसी एनिमल के डोर्सल साइड में एक सपोर्टिव टिश्यू जिसे हम नोटोकॉर्ड कहते हैं, ये अगर प्रेजेंट है, तो वो एनिमल जो है वो कॉर्डेट वाले ग्रुप में रखा जाएगा। और वो एनिमल्स जिनके अंदर ये सपोर्टिव नोटोकॉर्ड एब्सेंट होती है, उन्हें हम रखते हैं नॉन कॉर्डेट्स के अंदर। तो ये सारे के सारे एनिमल्स के अलग अलग ग्रुप बनाए गए। कैसे? देखो, एक होते हैं कॉर्डेट्स, एक होते हैं नॉन कॉर्डेट्स। पहले नॉन कॉर्डेट्स लिख देता हूं मैं, फिर कॉर्डेट्स लिख देते हैं। ठीक है, ये हो जाते हैं नॉन कॉर्डेट्स, एक होते हैं कॉर्डेट्स। नॉन कॉर्डेट्स जो है, इनके अंदर कई सारे फाइलम्स आते हैं। क्या आते हैं? कई सारे फाइलम्स आते हैं। फाइलम्स आते हैं कई सारे। नंबर फर्स्ट कौन कौन आता है? देखो, नंबर फर्स्ट आता है पॉरीफेरा। पॉरीफेरा, फिर आता है सिलेंट्रेटा, फिर आता है टीनोफोरा, टीनोफोरा, फिर आता है प्लेटीहेल्मिन्थीज, फिर आते हैं एस्कीहेल्मिन्थीज, फिर आता है एनालिडा, फिर आता है ऑर्थ्रोपोडा, फिर आता है इकाइनोडर्मेटा, से पहले मॉलस्का भी है, ऑर्थ्रोपोडा, देन मॉलस्का, इकाइनोडर्मेटा, एक आता है हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा ये आता है। ये सारे फाइलम्स जो है, ये ऐसे एनिमल्स के हैं जो कि नॉन कॉर्डेट्स हैं, यानी इनके अंदर सपोर्टिव टिश्यू नोटोकॉर्ड एब्सेंट है। तो देखो, अब ये नाम जो है ना, ये थोड़े से हार्ड पड़ते हैं। ऐसे कैसे याद होंगे? सारे नाम धीरे धीरे याद हो जाएंगे। देखो, जब हम बार बार यूज करेंगे इन नाम का पूरे चैप्टर के अंदर, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे याद होने लगेंगे। देखो, मैं आपको आइडिया देता हूं कि इसके अंदर कौन कौन आता है। देखो,
पॉरीफेरा के अंदर सबसे पहले आते हैं स्पॉन्जेस। ये सबसे प्रिमिटिव एनिमल्स माने जाते हैं, जो सबसे लेस एडवांस होते हैं ना, कि यहीं से एनिमल्स की शुरुआत हुई थी जब एवोल्यूशन चला था। तो पॉरीफेरा, इसमें स्पॉन्जेस आते हैं, ठीक है। सिलेंट्रेटा के मेंबर्स जो होते हैं उनमें टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। तो उनके अंदर छोटे छोटे क्या मिलते हैं, टिश्यू मिलते हैं, ठीक है। यहां सिलेंट्रेटा के अंदर जो मेंबर्स आते हैं वो आपने देखा होगा, आपने जेलीफिश नाम सुना होगा। जेलीफिशेस जो होती है वो आती है सिलेंट्रेटा के अंदर, ठीक है। फिर टीनोफोरा के अंदर आते हैं कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि समुद्री होते हैं, यानी मेराइन होते हैं, ठीक है। और ये बायोल्यूमिनेंसी शो करता है, यानी कि लाइट प्रोड्यूस करते हैं। इनका जब फाइलम आएगा डिटेल में तो हम इनके बारे में बात करेंगे। प्लैटीहेल्मिन्थीज के अंदर कौन आते हैं, फ्लैटवर्म्स आती हैं। फ्लैटवर्म्स आपने सुना होगा, टीनिया सोलियम, ठीक है। फ्लैटवर्म्स जिसको हम टेपवर्म भी बोलते हैं, जो फ्लैट होती है एकदम, वो आती है। एस्केहेल्मिन्थीज के अंदर कुछ ऐसी वर्म्स आती है, वर्म्स का मतलब होता है कीड़े, जो कि कहां मिलते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर एज अ पैरासाइट के फॉर्म में भी मिल सकते हैं और फ्री लिविंग यानी बाहर भी यहां वहां मिल सकते हैं, फ्री लिविंग हो सकते हैं। वो राउंड वर्म्स आती है एस्केहेल्मिन्थीज, एक नाम होता है एस्केरिस, वो इसी ग्रुप का मेंबर है। फिर आता है एनेलिडा। एनेलिडा के अंदर आता है कौन, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि ऐसे छोटे छोटे सेगमेंट से मिलकर बने हुए होते हैं। ऐसे हम बोलते हैं जैसे ये अर्थवर्म है, अर्थवर्म है, ये ऐसे छोटे छोटे सेगमेंट से मिलकर बना होता है। तो हम बोलते हैं कि ऐसे एनिमल्स जो कि छोटे छोटे सेगमेंट्स के रिपीटेशन से मिलकर के बने हैं, दैट आर एनेलिडा, ठीक है। अर्थवर्म जो है वो इसका एक मेंबर है। उसके बाद ऑर्थ्रोपोडा, ऑल इंसेक्ट्स आर इंक्लूडेड इन ऑर्थ्रोपोडा, जितने भी इंसेक्ट्स है वो सारे क्लासिफाइड किए गए हैं ऑर्थ्रोपोडा के अंदर। मोलस्का के अंदर सॉफ्ट बॉडी वाले जो एनिमल्स होते हैं वो आते हैं, जैसे आपने देखा होगा जो स्नेल्स होते हैं, ठीक है ना, उनके ऊपर कैल्केरियस शेल होता है, यानी कैल्शियम का सेल होता है, लेकिन उनकी जो मेन बॉडी होती है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है। ऑक्टोपस, हालांकि ऑक्टोपस बहुत सॉफ्ट बॉडी वाला है, उसके ऊपर कैल्शियम का कवरिंग नहीं है। फिर आता है इकाइनोडर्मेटा, आपने नाम सुना होगा स्टारफिश। स्टारफिशेस जो होती है वो इकाइनोडर्मेटा में आती है। और हेमिकॉर्डेटा के अंदर कुछ मेराइन वर्म्स आते हैं। पहले हेमिकॉर्डेटा जो था उसे इस नॉन कॉर्डेट में नहीं रखा गया था, लेकिन बाद में इसके कुछ फीचर्स ऐसे देखे गए थे जो नॉन कॉर्डेट्स के साथ थोड़े ज्यादा मैच खाते थे, इसीलिए अब इसे हेमिकॉर्डेटा को नॉन कॉर्डेट्स के अंदर रखा गया है, ठीक है। अगर मैं बात करूं कॉर्डेट्स की, तो कॉर्डेट्स को भी आगे चल करके 3 फाइलम्स में डिवाइड किया जाता है। एक आता है यूरोकॉर्डेटा, ठीक है। एक आता है सिफेलोकॉर्डेटा, और एक आता है वर्टिब्रेटा। ये जो है, ये 3 जो फाइलम है, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा, ये किस बेस पर बांटे गए हैं, अब इसकी बात करते हैं। सुनो, यहां आपको पता है क्या मिलेगी, नोटोकॉर्ड मिलेगी, जो कि एक सपोर्टिव टिश्यू है। नोटोकॉर्ड मिलेगा जो एक सपोर्टिव टिश्यू के फॉर्म में काम आएगा। यूरोकॉर्डेटा में क्या होता है, जो नोटोकॉर्ड है वो कहां प्रेजेंट होती है, ओनली इन लार्वा टेल। नोटोकॉर्ड फाउंड ओनली इन लार्वा टेल, बट है तो सही ना, इसीलिए यूरोकॉर्डेटा जो है उसके अंदर सिर्फ लार्वा टेल में मिलती है और कहीं नहीं मिलती। सिफेलोकॉर्डेटा के अंदर ऐसे मेंबर्स आते हैं जिनके अंदर जो नोटोकॉर्ड होती है वो सिर से लेकर के पूरे टेल तक मिलती है और हमेशा रहती है, ठीक है ना। तो नोटोकॉर्ड फाउंड from head to tail in complete life. करेक्ट। और वर्टिब्रेट्स वो होते हैं जिनके अंदर नोटोकॉर्ड जो होती है वो रिप्लेस हो जाती है बाय द वर्टिब्रल कॉलम, यानी रीढ़ की हड्डी बन जाती है वो, ठीक है ना, वहां पर। तो यहां मैं लिख दूं नोटोकॉर्ड replaced by बोनी यानी बोन्स की बनी हुई होती है वो, और कार्टिलेजिनस वर्टिब्रल कॉलम,
इनके बारे में भी आगे पूरी डिटेल में बात करेंगे। इनके बारे में जो यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा है, इनके बारे में थोड़ी थोड़ी डिटेल है। वर्टिब्रेटा जो है उसके बारे में ज्यादा डिटेल है, उसके अंदर जो क्लासेस हैं, उसके अंदर जो सुपर क्लासेस हैं और कौन कौन से पार्ट्स हैं, ये सब चीजें वर्टिब्रेटा के अंदर डिटेल में दे रखी है, ठीक है ना। अभी मैंने सिर्फ आपको एक आइडिया दिया है कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स के बारे में, जिनमें सपोर्टिव टिश्यू नोटोकॉर्ड है, जिनमें सपोर्टिव टिश्यू नोटोकॉर्ड नहीं है, इन सब के बारे में, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि ये इतने सारे जो हमने फाइलम्स बनाए हैं इनका बेस क्या है, हमने क्या कॉमन चीजें देखी इनके अंदर। आपको पता है किसी भी एक ग्रुप में कोई एनिमल जो है उसको हम क्लासिफाइड करते हैं तो हमें देखना पड़ता है कि उन एक ही ग्रुप के एनिमल्स के सारे कैरेक्टर्स जो है या मोस्टली कैरेक्टर्स जो है वो सिमिलर होने चाहिए एक दूसरे से, करेक्ट ना, तभी उनको एक ग्रुप में रखा जाएगा। तो यहां जितने भी मेंबर्स हैं ये सब सिमिलर प्रॉपर्टीज के बेस पर ही देखे गए और इनके आधार पर उनका ग्रुप बनाया गया, ठीक है ना। तो अब किस बेस पर दिए गए हम उसके बारे में बात करते हैं। पहले देखो कि क्या कहते हैं, देखो, in spite of differences and structure in the form of different animals, there are fundamental features of common to various individuals in relation to the arrangement of cells, body symmetry, nature of coelom, पैटर्न्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये बोलता है कितने सारे एनिमल्स हैं, सब एनिमल्स जो होते हैं उनके अंदर अलग अलग प्रॉपर्टीज मिलती है, लेकिन फिर भी कुछ फंडामेंटल कैरेक्टर्स जो होते हैं वो इनमें सेम दिखाई देते हैं। तो उन फंडामेंटल कैरेक्टर्स के बेस पर हमने क्या किया, अलग अलग ग्रुप्स बनाए हैं। वो कैरेक्टर्स कौन से हैं, सेल है, बॉडी सिमेट्री है, नेचर ऑफ सीलोम है, पैटर्न्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेशन, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सब। These features are used as the basis of animal classification and some of them are discussed here. तो ये जो फीचर्स हैं उनको हम एज अ बेस के तौर पर यूज कर सकते हैं और इनमें से कुछ एक जो है वो यहाँ डिस्कस किए गए हैं। देखो नंबर फर्स्ट आता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक मतलब क्या है, यानी कि कोई एनिमल जो है उसकी बॉडी कितनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड का मतलब होता है उसके अंदर अलग अलग तरह के सिस्टम्स कितने हैं। एक तो वो एनिमल्स होते हैं जो बहुत ही सिंपल बॉडी वाले होते हैं, उनके अंदर टिश्यू होते हैं या ऑर्गन होते हैं। एक वो एनिमल्स होते हैं जिनमें ऑर्गन सिस्टम पाया जाता है। ऑर्गन सिस्टम होंगे तो क्या होगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड बॉडी होगी, हर एक सिस्टम के लिए अपना एक पर्टिकुलर काम होगा। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पर्टिकुलर काम है, क्या काम है, डाइजेशन करना। सर्कुलेटरी सिस्टम का काम है बॉडी के अंदर चीजों को सर्कुलेट करना एक जगह से दूसरी जगह पर, सबका अपना अपना अलग काम है। तो बताओ क्या वो बॉडी कॉम्प्लिकेटेड होगी क्या, हम बिल्कुल होगी, कॉम्प्लेक्स बॉडी होगी, बिल्कुल होगी। सिंपलर बॉडी में कुछ नहीं होता, टिश्यू होते हैं, उनकी सेल्स वही काम करते रहते हैं, रेस्पिरेशन भी वही कर रही है, डाइजेशन भी वही सेल्स कर रही है, ठीक है, और एक्सक्रीशन है तो भी वही सेल्स कर रही है। तो बॉडी सिंपलर है कंपैरेटिवली। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, थ्रू द ऑल एनिमेलिया मेंबर्स आर मल्टी सेल्युलर। जितने भी एनिमेलिया के मेंबर्स होते हैं सब मल्टी सेल्युलर होते हैं। दे डू नॉट एग्जिबिट द सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स। लेकिन इनके अंदर जो सेल्स का पैटर्न होता है वो एक जैसा नहीं होता है। For example, in sponges, the cells are arranged as a loose cell aggregates. They exhibit the cellular level of organization. Sponges जो होते हैं, एक तो स्पॉन्ज वो देखें सर हम ना सफाई करने के लिए यूज में आते हैं, एग्जैक्टली आपको पता है क्या, ऐसे ही एनिमल्स होते हैं। स्पॉन्जेस जो होते हैं वो एनिमल्स भी होते हैं। हमारे पास जो स्पॉन्जेस आते हैं तो वो तो सारे सिंथेटिक होते हैं, ठीक है ना, आर्टिफिशियल होते हैं। ऐसे एग्जैक्टली मैराइन और फ्रेश वाटर के अंदर स्पॉन्जेस मिलते भी हैं, दे आर एनिमल्स, ठीक है ना। तो उनके अंदर क्या होता है, सेल्स होती हैं, खाली ज्यादा कुछ है नहीं, सेल्स जो होती है वो लूजली अरेंज्ड है। तो यहां पर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसा है, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, किसके अंदर, स्पॉन्जेस के अंदर। Some divisions of the labor activities occurring among the cells, यानी उन सेल्स के अंदर क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर मिलता है, यानी एक्टिविटीज एक ही सेल जो है वो सारा काम कर रही है। ऐसे मान लो आप कि वो सेल्स जो है वो लड़ी हुई है एक दूसरे से, वो एक दूसरे का काम नहीं कर रही, कहता तू तेरे काम कर मैं मेरा काम करूंगी। तो इस कंडीशन में क्या होता है, हर सेल को सारा काम करना पड़ता है। उसी सेल को रेस्पिरेशन भी करना है, उसी सेल को डाइजेशन भी करना है, उसी सेल को एक्सक्रीशन भी करना है, सब करना पड़ेगा उसको। इन सिलेंट्रेट्स द अरेंजमेंट ऑफ सेल्स आर मोर कॉम्प्लेक्स। सिलेंट्रेट एनिमल्स जो होते हैं उनके अंदर जो सेल्स का अरेंजमेंट होता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है वहां पर सेल्स जो होती है वो एग्रीगेट फॉर्म में रहती है, यानी कि एक तरीके से आपस में मिल करके थोड़ा बहुत काम करने लगती है। मतलब ऐसा मान लो कि वो जो सेल्स स्पॉन्जेस के अंदर लड़ी हुई थी उनको समझ में आ गया था भैया कि यूनिटी जो है वही अच्छी है यार, कम से कम एक दूसरे की हेल्प तो हो जाती है। तो धीरे धीरे सेल्स जो होती है वो आपस में मिलकर काम करने लगती है। तो जो सेल्स का अरेंजमेंट इस तरह से है जहां सेल्स मिलकर के एक काम कर रही हैं, एक जैसी सेल्स हैं, तो वो बन जाता है टिश्यू, बन जाता है टिश्यू बन जाता है। तो सिलेंट्रेट्स जो होते हैं उनमें अरेंजमेंट जो होता है वो थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। हियर द सेल्स आर परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन आर अरेंज्ड इनटू टिश्यूज।
Hence they are called tissue level of organization. तो अब उन सेल्स को क्या बना दिया जाएगा, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बना दिया जाएगा, क्योंकि वो सेल्स एक साथ मिलकर के एक जैसा काम कर रही हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो ये कहते हैं स्टिल द हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एग्जांपल द organ level is exhibited by the members of platyhelminthes and other higher phyla, where tissues are grouped into the organs and each specialized for a particular function. In animals like annelids, arthropods, mollusks, echinodermids and chordates, organs have associated to form a functional systems. Each system is concerned with a specific physiological function, so they are called organ system level of organization. ये organ system है और ये क्या है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नाइजेशन में एक बात सुनो, ये बोलते हैं कि प्लैटीहेल्मिन्थीज के अंदर क्या है, टिश्यूज जो होते हैं वो थोड़े से और एडवांस हो जाते हैं। टिश्यू एडवांस होकर के क्या बनाएंगे, ऑर्गन बनाएंगे। तो ऑर्गन सबसे पहले कहां देखा गया, प्लैटीहेल्मिन्थीज के अंदर देखा गया। फिर उसके बाद ये बोलता है और आगे के जो फाइलम्स हैं उनके अंदर एनिमल्स जैसे एनालिड्स हुआ, आर्थ्रोपोड्स हुआ, मोलस्क, एकाइनोडर्मेट्स एंड कॉर्डेट्स, इन सब में क्या है, बहुत सारे ऑर्गन्स जो होते हैं वो मिल करके एक पर्टिकुलर काम करने लगते हैं। जैसे अब बात बताओ, डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारी बॉडी के अंदर, तो उसके अंदर कई सारे ऑर्गन मिल करके काम कर रहे हैं ना, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक, ये सारी चीजें मिलकर काम कर रही है, तो वो ऑर्गन सिस्टम बनता है। ये अब तक का सबसे कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, जो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है वो, ठीक है। उसके बाद this pattern is called organ system level of organization. Okay, organ system in different groups of the animals exhibit the various patterns of complications. यानी कई तरह की complications मिलती है, अलग अलग तरह के सिस्टम होते हैं। हमारी बॉडी में अलग तरह के सिस्टम है, दूसरे हायर एनिमल्स जो होते हैं उनकी बॉडी में अलग तरह के सिस्टम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल द डाइजेस्टिव सिस्टम लिखा है ना, in platyhelminthes has only a single opening of the outside of the body that serves as a both mouth and the anus, and it is hence called incomplete. एक होता है देखो alimentary canal। अब बात चली ही है डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो इन्होंने कहा कि चलो एक काम करते हैं, हम एलिमेंट्री कैनाल जो है उसका भी बात कर ही देते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, देखो जैसे मान लो एक कोई एनिमल है, ठीक है, उसके अंदर ये एलिमेंट्री कैनाल है जहां फूड का डाइजेशन होगा, ठीक है, और ये एक दूसरा एनिमल है कोई भी जहां फूड का डाइजेशन होगा। देखो ये कैनाल यहीं तक है, तो यहीं से फूड अंदर जाएगा इसी जगह से और यहीं से बाहर निकलेगा। तो ये जब फूड अंदर लेगा तो ये माउथ की तरह काम करेगा, और जब ये बाहर की तरफ फूड अपना वेस्ट मटेरियल बाहर निकालेगा, जो अनडाइजेस्ट फूड है वो बाहर निकालेगा, तो वो एनस की तरह काम करेगा। तो जहां माउथ और एनस दोनों ही एक ही फोर्स से काम कर रहे हो, इसे बोलते हैं इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल। इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल। और वहीं अगर मैं बात करूं कि एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर फूड अंदर तो एक दूसरी जगह से जा रहा है और बाहर किसी दूसरी जगह से निकल रहा है, तो दो अलग अलग पोर्ट्स हैं। जहां से फूड अंदर जा रहा है वो माउथ की तरह काम करेगा, और जहां से फूड बाहर निकल रहा है वो एनस की तरह काम करेगा। तो माउथ और एनस जो है वो दो अलग अलग जगह पर है, तो इसे बोलते हैं कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल, करेक्ट। देखो अब अगर मैं बात करूं इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, मैंने क्या बोला, सर्कुलेटरी सिस्टम भी होता है जिसके अंदर कई सारे ऑर्गन्स मिलकर के काम करते हैं। हार्ट काम कर रहा है, ब्लड वेसल्स काम कर रही है, सब ठीक है, कैपिलरीज, आर्टरीज, वेन्स, ये सब सर्कुलेशन के एक पार्ट है। तो सर्कुलेशन भी फिर कहता है दो तरह का होता है। ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन इन विच द ब्लड इज पंप्ड आउट ऑफ द हार्ट एंड द सेल्स एंड टिश्यूज आर डायरेक्टली बाथेड इन इट, यानी कि ऐसा सर्कुलेशन जिसके अंदर हार्ट से ब्लड निकलता है और आगे की तरफ जाकर के टिश्यूज के बीच में फैल जाता है, और टिश्यूज के बीच में फैल जाएगा तो टिश्यू के अंदर अंदर डायरेक्टली कांटेक्ट में आ जाएगा ब्लड। तो ऐसा सिस्टम जो होता है उसे हम बोलते हैं ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन। देखो कैसे होता है, सुनो ध्यान से। अगर मैं बताऊं जैसे ये हार्ट है, आपको पता है हमारे हार्ट से ब्लड वेसल्स निकलती हैं जिनको बोलते हैं ब्लड वेसल, क्या बोल देंगे, आर्टरी। ये ब्लड को लेकर के जाएगी कहां, ऑर्गन तक जाएगी।
ये ऑर्गन तक जाकर के डिवाइड हो जाती है, कैपिलरीज बना लेती है और फिर ये यहाँ खत्म हो जाती है। तो अगर मैं मानूं कि यहाँ इस जगह पर सेल्स हैं, बॉडी की सेल्स हैं, ये बॉडी सेल्स हैं, तो ब्लड क्या यहां से डायरेक्ट निकल करके टिश्यूज के बीच में आ गया, करेक्ट। तो इस टाइप का सर्कुलेशन होता है उसे हम बोलते हैं ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन। अब क्या होगा आपको पता है, अब यहां से ये ब्लड जो है वो इकट्ठा किया जाएगा, कलेक्ट किया जाएगा और वो वापस से लेकर के जाएगा हार्ट की तरफ। इनको बोलते हैं वेन और ये होती है आर्टरीज। बट एक बात सोचो कि क्या यहां ब्लड डायरेक्टली टिश्यूज के कांटेक्ट में है, ये सेल्स है या टिश्यू कह देते हैं, उत्तक कहते हैं हिंदी में, के कांटेक्ट में है, हाँ बिल्कुल है। तो इन जगहों पर जो सर्कुलेशन होता है उसे बोला जाता है ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन। तो क्या आप बताओ सेल्स जो है वो सारी की सारी ऐसा लगता है ना कि डूबी हुई सी है ब्लड के अंदर, तो ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन बोलते हैं। ऑर्थ्रोपोडा और मोलस्का के कुछ मेंबर्स में ये देखा जाता है, ठीक है। दूसरा अगर मैं बात करूं क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन की, क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन में सेम वही चीज बताता हूं मैं भी। मान लो हार्ट से निकला ब्लड, हार्ट से निकलने के बाद ये गया कहां, ऑर्गन तक, ऑर्गन्स पर जाकर के उसने छोटी छोटी कैपिलरीज बनाई और ये कैपिलरीज जो है इनसे ब्लड का कुछ कंपोनेंट बाहर निकला, नॉट कंप्लीट ब्लड, ब्लड का छोटा कंपोनेंट जो होता है वो बाहर निकला और ये कैपिलरीज फिर से जुड़ी और जुड़ करके फिर से बन गई ये वेन, ये वेन बन गई। और सेल्स जो है वो मान लो यहां बाहर की तरफ है, इस जगह पर ये सेल्स हैं। तो एक बात बताओ, क्या ब्लड सेल्स के कांटेक्ट में आया क्या? नहीं, ब्लड का कुछ कंपोनेंट सेल के कांटेक्ट में आया, कंप्लीटली ब्लड सेल के कांटेक्ट में नहीं आया और यहां से वेन बन करके वापस से ब्लड चला जाता है हार्ट की तरफ। यहां जब ब्लड जो है वो कंप्लीटली क्लोज पाथ में फ्लो कर रहा हो तो उसे बोलते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। देखो, open type within which the blood is pumped out the heart and the cells and tissues are directly bathed in it, and the closed type in which the blood is circulated through a series of the vessels, the varying diameters vary हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि बड़ी आर्टरी होती है तो उसका डायमीटर बड़ा होता है, जैसे जैसे वो छोटी होती जाती है उनका डायमीटर भी पतला होता जाता है, कम होता जाता है, ठीक है ना। जैसे आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, और यहां इस जगह पर कैपिलरीज जो है वो नहीं मिलती, यहां आर्टरी और वेन्स जरूर मिलती है, ठीक है ना, कैपिलरीज नहीं मिलती, कैपिलरीज सिर्फ क्लोज सर्कुलेशन में मिलती है। देखो इस जगह पर दिखा रखा है, देखो यहां से ब्लड निकल करके टिश्यूज तक गया, बॉडी सेल तक गया, यहाँ कैपिलरीज नहीं है, देखो बीच में इस जगह क्या है, कैपिलरीज नहीं है। तो यहाँ डायरेक्टली ब्लड जो है वो टिश्यूज के कांटेक्ट में आया, यहां से वापस घूम के वापस चला गया, कहां, हार्ट तक चला गया, ठीक है। यहां पर भी देखो हार्ट, आर्टरीज के बाद देखो कैपिलरीज भी है और उसके बाद वेन बनेगी और वेन बन करके क्या चल जाएगा, वापस हार्ट के पास चला जाएगा ब्लड, है ना, क्लोज सर्कुलेशन। ये था नंबर फर्स्ट, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बात करते हैं नंबर सेकंड, सिमेट्री की। सिमेट्री का मतलब होता है काट के देखना, काट के देखेंगे कैसे, लॉन्गिट्यूडिनली काट करके देखेंगे। हाँ, हम प्लेन अलग अलग ले सकते हैं, लेकिन जो भी हम एक्सिस ले रहे हैं वो एकदम सेंटर से निकलनी चाहिए उस ऑर्गेनिज्म के, ठीक है, क्या एनिमल के, वो एनिमल जिसके एकदम सेंटर ऑफ एक्सिस से निकलते हुए वो प्लेन जा रहा है, और वहां से काटने पर हम ये देखेंगे कि वो एनिमल किस तरह से कटता है, क्या वो दो इक्वल पार्ट्स में कटता है, या कहीं से भी काटो, किसी भी प्लेन से काटो वो दो इक्वल पार्ट्स में कटेगा, या किसी एक पर्टिकुलर लेवल से काटने पर ही कटता है, या कटता ही नहीं है, कट होता ही नहीं है बराबर भाग में। देखते हैं, एनिमल्स कैन बी कैटेगराइज्ड बेस्ड ऑन देयर सिमेट्री, देन रेडियल सिमेट्रिकल, बायलेटरल सिमेट्रिकल एंड एसिमेट्रिकल, ठीक है। ये तीन तरह के अलग अलग तरह के एनिमल्स दिखाए गए हैं। देखो क्या है, स्पॉन्जेस आर मोस्टली एसिमेट्रिकल, एग्जांपल दे any plane that pass through the center does not divide them into the equal halves, यानी कि स्पॉन्जेस ऐसे होते हैं जिनको आप कहीं से भी काटो, जैसे सेंटर ऑफ एक्सिस जो है ना, सेंटर ऑफ एक्सिस से होकर के जाना चाहिए वो प्लेन, आप यूं कैसे भी काटो वो दो बराबर भाग में नहीं बढ़ते, तो एसिमेट्रिकल कहे जाते हैं। तो देखो पीछे की तरफ यहां स्पॉन्जेस में दे रखा है नो सिमेट्री, दे रखा है। देन
ये बात करते हैं दूसरे टाइप ऑफ सिमेट्री की, जिसे कहते हैं रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री क्या होता है, अगर सेंटर ऑफ एक्सिस से निकलता हुआ कोई भी प्लेन, सेंटर ऑफ एक्सिस क्या होती है, एकदम बॉडी सेंटर से निकलती हुई लाइन जो होती है उसे सेंटर ऑफ एक्सिस कहते हैं। उससे निकलता हुआ कोई भी प्लेन ऐसे यूं, ठीक है, टेढ़ा, किसी भी तरह से का प्लेन, कोई भी तरह का प्लेन जो सेंटर ऑफ एक्सिस से निकलता है और वो किसी एनिमल को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो वो एनिमल कैसा कहलाएगा, रेडियली सिमेट्रिकल। तो अब देखो, when any plane passing through the center axis of the body divides the organism into two identical halves, मतलब एक जैसे halves, it is called the radial symmetry. Coelentrates, ctenophores and echinoderms have this kind of body plan. Correct? फिर उसके बाद animals like annelids, arthropods, etc., where the body can be divided into identical left and right halves only by the one plane, exhibit bilateral symmetry. यानी कि ऐसे एनिमल्स जिन्हें सिर्फ किसी एक प्लेन से ही दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सके, उसे हम बोलते हैं ये बाइलेटरली सिमेट्रिकल है। हमारी बॉडी भी बाइलेटरली सिमेट्रिकल है। आप अगर ऐसा सीधा काटेंगे तो दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगी। अगर आप ऐसे टेढ़ा काटेंगे तो नाक आगे रह जाएगा, पीछे कम रह जाएगी। ऐसा होता है ना, अगर इस प्लेन से काटेंगे तो दो आइडेंटिकल पार्ट्स नहीं बन पाएंगे। हम सिर्फ एक इस प्लेन के थ्रू ही एक दो पार्ट में डिवाइड हो सकते हैं, तो उसे बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। ये देखो इस तरह से ये बाइलेटरल सिमेट्री, अगर यूं काटेंगे तो ही दो आइडेंटिकल हाफ्स बनेंगे और किसी भी प्लेन के थ्रू नहीं बनेंगे। ठीक है। नंबर थर्ड इज डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है उसे समझने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। पहले देखो, आपको पता है जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमल्स होते हैं उनमें स्पर्म्स और ओवम बनते हैं, करेक्ट। मान लिया ये स्पर्म है और ये ओवम है, स्पर्म एंड ओवम। ओवम है, ठीक है। जब इन दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन होता है, जब फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। इस जाइगोट में क्या होता है, सेल डिवीजन होता है। सेल डिवीजन होगा और वो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 टू 16, 16 टू 32, 32 टू 64 सेल्स तक पहुंचने की कोशिश करेगा। आपको पता है जब ये सेल्स बहुत ज्यादा हो जाएंगी, 32 के बाद की जो सेल्स हैं जब वो 62 स्टेज में आ रही होंगी, तब जो बॉडी सेल्स हैं वो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, किसी किसी ऐसे 3 लेयर्स में डिवाइड हो जाती है यूं। तो इसमें जो सबसे बाहर वाली लेयर है उसे बोलते हैं एक्टोडर्म, बीच वाली लेयर जो होती है उसे बोलते हैं मेसोडर्म, और जो एंड वाली लेयर होती है उसे बोलते हैं एंडोडर्म। ठीक है, इसे मिटा देते हैं, ये अभी काम के लिए है। अरे इसे मिटा दें, ठीक है। ये एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म होती है। एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, करेक्ट। तो ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर 3 जर्मिनल लेयर्स बनती है आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, तो ऐसे एनिमल्स जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं कि वो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं। और उन एनिमल्स में जिनमें 2 लेयर्स ही बनती है, उनमें सिर्फ और सिर्फ क्या बनती है, एक्टोडर्म बनती है और एंडोडर्म बनती है। उनमें मेसोडर्म नहीं बनती, उसकी जगह उनके पास एक खाली स्पेस होता है, दैट इज कॉल्ड मेसोग्लोया। उनमें सिर्फ एक्टोडर्म और एंडोडर्म बनती है। सर इनके फंक्शंस क्या होते हैं? इनके फंक्शंस होते हैं, ये अलग अलग तरह के बॉडी ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करती है ये सेल्स। इनमें से कुछ सेल्स जो होंगी वो हार्ट बनाएंगी, कुछ सेल्स लंग्स बनाएंगी, कुछ सेल्स जो होती है वो ब्रेन बनाती है, नर्वस सिस्टम बनाती है, स्किन बनाती है, सब अलग अलग तरह से बनते हैं। ठीक है ना, एंडोडर्म। और इनके पास जो बीच वाली लेयर होती है, इस लेयर को बोलते हैं मेसोग्लोया। ये लेयर तो बोलते हैं मेसोग्लोया। मेसोग्लोया तो देखो यहां दिया हुआ है
animals in which the cells are arranged into the two embryonic layers, an external ectoderm and internal endoderm, are called diploblastic animals. इसका एग्जांपल है सिलेंट्रेट्स। देखो यहां ये एक्टोडर्म है, ये एंडोडर्म है, और उसके बीच में लेयर मीजोग्लोया। ये देखो मीजोग्लोया ना। एन अनडिफरेंशिएटेड लेयर मीजोग्लोया इज बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। यहां एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में एक अनडिफरेंशिएटेड, जहां पर सेल्स बिखरी हुई है, कुछ लिक्विड मिलता है, उसे मीजोग्लोया बोलते हैं। ये मिलती है किनमें? डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स के अंदर। भाई अगर मैं बात करूं ट्रिप्लोब्लास्टिक की, दोज एनिमल्स इन विच द डेवलपिंग एम्ब्रियो हैज अ थर्ड जर्मिनल लेयर इज मीजोडर्म बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म आर कॉल्ड ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। कहां तक हो सकते हैं? प्लेटियलमंथी से लेकर के जो कॉर्डेट्स होते हैं वो सारे के सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। देखो डायग्राम में भी दिखाया गया है, ये एक्टोडर्म, ये एंडोडर्म, और बीच में मीजोडर्म मिलती है इनके अंदर। ठीक है। और फोर्थ बात करते हैं सीलोम कैविटी की। सीलोम कैविटी क्या होती है? सीलोम कैविटी ऐसी कैविटी होती है जो हमारी बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में पाई जाती है। अगर ये कैविटी किसी में है तो उसे हम बोलेंगे वो सीलोमेट एनिमल्स हैं। अगर किसी में नहीं है तो हम बोलेंगे वो एसीलोमेट एनिमल्स हैं। सर इस बॉडी कैविटी का फायदा क्या है? इस बॉडी कैविटी के अंदर हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स लगे हुए होते हैं, जैसे हार्ट है, ठीक है, लंग्स है। ये सब कहां है? ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल के बाहर है और हमारी बॉडी वॉल के अंदर की तरफ है। तो ये कहां? सीलोम कैविटी बनी और उसके अंदर ये बॉडी पार्ट्स जो है वो रखे गए। देखो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गट वॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ द क्लासिफिकेशन। ठीक है। द बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाय अ मेसोडर्म इज कॉल्ड सीलोम। यानी कि ऐसी बॉडी कैविटी जो मेसोडर्म से लाइन होती है उसे हम सीलोम कैविटी बोलते हैं। ये मेसोडर्म क्या होती है? इस समय जहां सीलोम कैविटी होती है वहां मेसोडर्म स्प्लिट हो जाती है। क्या होती है? मेसोडर्म स्प्लिट हो जाती है। स्प्लिट हो जाएगी तो वहां पर क्या बनेगी? कैविटी बनेगी। तो उसे क्या बोलेंगे? सीलोम कैविटी बोलेंगे। तो ये देखो, ये तो एक्टोडर्म हुई, ये बीच वाली एंडोडर्म है, ये एक्टोडर्म है, और ये बीच में जो रेड कलर की जो आपको दिखाई दे रही है ये वाली, ये मेसोडर्म। और देखो मेसोडर्म स्प्लिट हो गई, हुई ना, दो पार्ट्स में स्प्लिट हो गई और बीच में सीलोम कैविटी बन गई। The animals possessing the coelom are called coelomates. Okay, example है annelids, mollusks, arthropods, echinoderms, and hemichordates and chordates. They all are coelomic animals या coelomate animals बोल सकता हूं मैं। इसके बाद देखो, in some animals the body cavity is not lined by the mesoderm. Instead, the mesoderm is present as a scattered pouches in between the coelom, ectoderm and endoderm. देखो कुछ ऐसी स्ट्रक्चर, ये एक्टोडर्म है, ये एंडोडर्म है, उसके बीच में कहीं कहीं पर ये सेल्स हैं और कहीं कहीं पर नहीं है। तो समझ नहीं आ रहा, कंफ्यूज है। कहीं कहीं पर स्पॉट्स के फॉर्म में वहां पर सीलोम कैविटी जो है वो यहाँ बीच में दिख रही है और कहीं कहीं पर स्पॉट के फॉर्म में सेल्स प्रेजेंट है। तो ऐसा लगता है कैविटी है भी और नहीं भी। उसे बोलते हैं स्यूडोसीलोमेट एनिमल्स। सच बॉडी कैविटी इज कॉल्ड स्यूडोसीलोम एंड द एनिमल्स दैट possessing them are called pseudocoelomates animals that are ascahelminthes। जो राउंड वर्म्स होते हैं, एस्केरिस नाम दिया था मैंने, ठीक है ना, उसका एक मेंबर है। उनके अंदर क्या होते हैं? pseudocoelomate एनिमल्स कहे जाते हैं। उनके अंदर pseudocoelom कैविटी होती है। एनिमल्स इन विच द बॉडी कैविटी इज एब्सेंट आर कॉल्ड acoelomates, platyhelminthes, जिनके अंदर किसी भी तरह की बॉडी कैविटी नहीं है, ठीक है, तो उनके अंदर स्पेस नहीं है, सीलोम कैविटी एब्सेंट है, तो acoelomate एनिमल्स कहे जाएंगे। ascahelminthes जो है वो इसका एग्जाम्पल है। करेक्ट। आगे बात करूं मैं सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है? छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बना होना। ठीक है, ऐसा लगता है कि ये दो तीन सेगमेंट जुड़ करके एक पार्ट बना रहा है ना, या कई सारे सेगमेंट्स मिलकर के एक पार्ट बना रहे हैं, पूरी बॉडी बना रहे हैं, सो बोलते हैं सेगमेंटेशन। इन सम एनिमल्स द बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू द सेगमेंट्स विद द सीरियल ऑफ द रिपीटेशन ऑफ द एटलीस्ट सम ऑर्गन्स। यानी कि कुछ सीरियल रिपीटेशंस के थ्रू हम देखते हैं कि बॉडी जो होती है वो छोटे छोटे पार्ट्स से मिलकर के बनी हुई है, ऐसा लगता है। वो एक्सटर्नली भी ऐसी दिखाई देती है, इंटरनली भी ऐसी दिखाई देती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल द अर्थवर्म, द बॉडी शोज अ पैटर्न इज कॉल्ड मेटामेरिक सेगमेंटेशन एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड एज मेटामेरिज्म। देखो ये मैंने कहा था थोड़ी देर पहले, मैंने कहा था कि जो अर्थवर्म होता है वो ऐसा लगता है कि ऐसे छोटे छोटे सेगमेंट से मिलकर बना हुआ है, यूं ना, ऐसा लगता है ना कि ऐसे रिपीट हो रही है सेगमेंट, तब अर्थवर्म की बॉडी बन रही है।
इसे बोलते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन। ऐसे सेगमेंटेशन कहाँ मिलता है? ये एक तो अर्थवर्म में मिलता है, इसके अलावा लीच जिसको हम जोंक बोलते हैं वो उसमें भी मिलता है, एक नेरिस एनिमल होता है उसमें भी मिलता है, ठीक है। और अदर थोड़ा सेगमेंटेशन जो है वो ऑर्थ्रोपोड्स के मेंबर्स में भी मिलता है। ऑर्थ्रोपोड्स जो होते हैं उनके अंदर ऐसा लगता है कि जो उनकी बॉडी है, देखो ये बॉडी सेगमेंटेशन, ऐसे बॉडी है ना उसकी, ये मान लो कोई हम कॉकरोच बनाते हैं ना, तो कॉकरोच बनाते हैं तो कुछ इस तरह से बनता है, देखो ये इस तरह से कि बॉडी ऐसे दिखाई देती है, ऐसा लगता है बॉडी जो है वो सेगमेंटेड है। तो ऐसा सेगमेंटेशन जो है वो इंसेक्ट्स में भी मिलता है, ये उसकी टांगे। हाँ, इनमें मेटामेरिक सेगमेंटेशन नहीं मिलता कि मतलब एक ही चीज बार बार रिपीट हो रही है तो उससे बॉडी बन रही है। मेटामेरिक सेगमेंटेशन सिर्फ अर्थवर्म में मिलता है। नॉर्मल सेगमेंटेशन जो है वो अलग अलग पार्ट से मिलकर के बनी हुई बॉडी जो है वो हमें दिखाई दे सकती है, कहाँ? इंसेक्ट्स के अंदर दिखाई देती है, ठीक है ऐसे। और लास्ट जो हमने सबसे फर्स्ट भी पढ़ा था, नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड इज अ मेसोडर्मली डेराइव्ड, यानी वो मेसोडर्म से बनता है। अभी देखी थी ना एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म से नोटोकॉर्ड बनता है। इट इज रॉड लाइक स्ट्रक्चर इज फॉर्म ऑन द डॉर्सल साइड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन सम एनिमल्स। कुछ एनिमल्स में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे पीछे की तरफ डॉर्सल साइड में क्या मिलता है? मेसोडर्म मिलता है। क्या करेगा? सपोर्ट देगा बॉडी को, ठीक है। तो यहां देखो इस जगह पर दिखा रखा है नोटोकॉर्ड, ये रही देखो ब्लू कलर से दिखाई हुई है, ये नोटोकॉर्ड है, देखिए। एनिमल्स विद नोटोकॉर्ड are called chordates and those animals which are do not form this structure are called non-chordates. जैसे Porifera to echinoderms, Porifera से लेकर के echinoderms तक जो है वो non-chordates में आते हैं। फिर मैंने कहा था Hemichordata जो है उसको लेकर के कंफ्यूजन था, तो पहले रखा गया था उसको chordate में, फिर बाद में उसे रखा गया अलग फाइलम के फॉर्म, एक अलग फाइलम के फॉर्म में रखा गया है non-chordates के अंदर। इसीलिए यहां पर Porifera से सिर्फ Echinoderms तक नाम आया है, Hemichordata का नाम यहां नहीं आया क्योंकि Hemichordata के अंदर नोटोकॉर्ड की जगह उसके जैसी जैसी एक स्ट्रक्चर मिलती है स्टोमोकॉर्ड। जब उसका फाइलम आएगा तब बताऊंगा मैं ये चीज, ठीक है। तो यहां Porifera से लेकर के Echinoderms तक और फिर आगे जो होते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं? कॉर्डेट्स होते हैं, एक्सपेक्ट Hemichordata। देखिए अब बात करते हैं फाइलम टीनोफोरा के बारे में। जो टीनोफोरा के मेंबर्स हैं ये कैसे होते हैं इनके बारे में बात करते हैं। देखो टीनोफोर्स आर कॉमनली नोन एज सी वॉलनट्स। इनको क्या बोलते हैं? सी वॉलनट्स बोलते हैं, यानी समुद्री अखरोट कहते हैं, क्योंकि इनकी शेप कुछ वॉलनट की जैसी होती है, कुछ इस तरह से, देखो ऐसे यूं ऐसे शेप के होते हैं ये, इसीलिए इनको सी वॉलनट्स बोलते हैं। या इनको और कॉम जेलीज भी बोलते हैं, क्योंकि ये ना इनकी शेप जो है वो वॉलनट की जैसी है, ये जेली के जैसे दिखते हैं, थोड़े ट्रांसपेरेंट टाइप के होते हैं, और इनके ऊपर जो ये स्ट्रिप्स होती है इनके ऊपर ऐसे यानी ऐसे सीलिया लगे हुए होते हैं, ऐसा लगता है कंगा है, कॉम्ब है, इस तरह से यूं। इनको कॉम जेलीज भी बोलते हैं। यस, ठीक है। दे आर एक्सक्लूसिवली मैराइन, मतलब इस फाइलम के जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे के सारे कैसे होंगे? एक्सक्लूसिवली मैराइन होंगे, सिर्फ समुद्रों में मिलेंगे। रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है। डिप्लोब्लास्टिक है, ठीक है। एन ऑर्गेनिज्म विद अ टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और इनमें भी क्या होता है? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलता है। द बॉडी बियर्स 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ द सिलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स। ये जो मैंने प्लेट्स बनाई है वो कॉम्ब प्लेट्स है, वो क्या है? कॉम्ब प्लेट्स हैं ये, उनके ऊपर सीलिया लगे होते हैं, ये सीलिया है, ठीक है। विच हेल्प्स इन लोकोमोशन, और ये लोकोमोशन में हेल्प करती है। डाइजेशन इज बोथ एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंड इंट्रा सेल्यूलर, यानी कि सेल के बाहर डाइजेशन करने के बाद भी उनको एब्जॉर्ब किया जाता है डाइजेस्टेड फूड को, और सेल के अंदर लेकर के भी फूड को डाइजेस्ट किया जा सकता है, ठीक है। क्या देखिए, ये देखो, ये मैंने टीनोफोरा के एक मेंबर का डायग्राम दिखाया है जिसका नाम है प्लूरोब्रैंकिया, ठीक है। देखो, बायोल्यूमिनेंसी द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू एमिट लाइट इज वेल मार्क्ड इन टीनोफोर्स। टीनोफोर्स के अंदर क्या मिलता है? बायोल्यूमिनेंसी मिलती है। बायोल्यूमिनेंसी का मतलब क्या होता है
ये कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो लाइट प्रोड्यूस करने की या लाइट एमिट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। एनिमल्स के अंदर लाइट प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी जो होती है वो बहुत ही रेयर चांस में दिखती है। अगर मैं बात करूं, एक तो इनके अंदर में इन मेंबर्स में दिखती है, ठीक है, और दूसरा आपको पता है फायरफ्लाई होती है, जुगनू बोलते हैं जिसको हम। जुगनू जो होते हैं वो इंसेक्ट है, उनके अंदर भी ये प्रॉपर्टी देखी जाती है। ये प्रॉपर्टीज एनिमल्स में होना रेयर है, ठीक है ना। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, यानी मेल और फीमेल सेपरेट नहीं होते। रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वो इनमें एसेक्सुअल जैसा कुछ नहीं होता। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा? एक्सटर्नल होगा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, मतलब यहां लार्वा स्टेज मिलेगी बीच में, फिर वो उससे एडल्ट में कन्वर्ट होगी। एग्जांपल्स क्या है? प्लूरोब्रैंकिया और टीनोप्लाना, ये दो इसके एग्जांपल्स देखे जाने। और ये एग्जांपल है यहाँ पे प्लूरोब्रैंकिया का, और ये यहाँ पे देखो 8 कॉम प्लेट्स दिखा रखी हैं इस तरह की, ये कॉम प्लेट्स होती हैं, 8 है टोटल, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, देखो नेक्स्ट फाइलम की, प्लेटीहेल्मिन्थीज। प्लेटीहेल्मिन्थीज वर्ड जो है वो कैसे आया है ये सुनो। प्लेटी, प्लेटी का मतलब होता है फ्लैट, हेल्मिन्थ्स, हेल्मिन्थ्स का मतलब होता है कीड़े, कृमि, वर्म्स, यानी ऐसे वर्म्स जो एकदम फ्लैट है। फ्लैट भी कैसे? डोर्सो वेंट्रली फ्लैट। डोर्सो वेंट्रली फ्लैट का मतलब क्या होता है सर? डोर्सो वर्ड आता है पीछे, पीठ वाले हिस्से के लिए, वेंट्रल शब्द आता है आगे पेट या चेस्ट वाले हिस्से के लिए। तो ये पीछे और आगे दोनों से एकदम फ्लैट होता है, मतलब ये रिबन या टेप जो होती है ना, ये कुछ वैसे दिखता है, ठीक है। They have dorsoventrally flattened bodies, hence they are called flatworms. पहली लाइन यही है ना? They are mostly endoparasites found in animals including human beings. यानी कि ये एंडोपैरासाइट के फॉर्म में मिलते हैं बहुत सारे एनिमल्स में और इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। एंडोपैरासाइट का मतलब बॉडी के अंदर जाकर के एज अ पैरासाइट के फॉर्म में रहने वाले, ये बॉडी से न्यूट्रिशन लेते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं बॉडी को। फ्लैटवर्म्स आर बायलेटरली सिमेट्रिकल, ये बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ठीक है, यानी इनके अंदर क्या होती है? तीनों लेयर्स मिलती है। एसिलोमेट एनिमल्स होते हैं, सीलम कैविटी नहीं होती इनके अंदर। और ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहले देखो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहां देखने को मिल रहा है? हमें प्लेटीहेल्मिन्थीज के अंदर देखने को मिला है। हुक एंड सकर्स आर प्रेजेंट इन द पैरासाइट फॉर्म्स। पैरासाइट फॉर्म्स के अंदर क्या होता है? हुक होते हैं जो अटकने के काम आते हैं, ठीक है। इंटरनल बॉडी के अंदर जैसे इंटेस्टाइन, स्टमक, इनके अंदर क्या करते हैं? वो हुक के हेल्प से क्या करते हैं? अटके हुए रहते हैं, फिर उसके बाद वहां से न्यूट्रिशन लेते रहते हैं। सकर्स जो होते हैं वो एक्चुअली फूड लेने के काम नहीं आते, वो एक्चुअली किसी सरफेस से चिपकने के काम आते हैं, जो सकर्स होते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, तो यहां सकर्स जो होंगे वो फूड लेने के काम नहीं आएंगे, सिर्फ और सिर्फ चिपकने के काम आएंगे। तो सर इनका फूड जो होता है वो ये इनटेक कैसे करते हैं? उनका फूड जो है वो ऑलरेडी डाइजेस्टेड होता है, क्योंकि हमारे इंटेस्टाइन में रहेंगे तो फूड डाइजेस्टेड मिलेगा उनको ऑलरेडी, वो अपनी बॉडी से डायरेक्टली एब्जॉर्ब करते हैं फूड को, डाइजेस्टेड फूड को, ठीक है ना। Some of them absorb nutrients from the host directly through their body surface, लिखा हुआ है ना। उसके बाद देखो, the specialized cells are called phlegm cells, help in osmoregulation and excretion। सुनो, दो वर्ड आए हैं, तीसरा वर्ड फ्लेम सेल्स ले लेते हैं। फ्लेम सेल्स मिलती है इनके अंदर जो कि हेल्प करती है ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन के अंदर। ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है? बॉडी के अंदर वाटर और आयन की कंसंट्रेशन को बैलेंस करना, उसे ऑस्मो रेगुलेशन बोलते हैं। एक्सक्रीशन क्या होता है? एक्सक्रीशन मतलब जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको बॉडी से बाहर निकालना, उसे एक्सक्रीशन बोलते हैं। तो इनके अंदर, इनकी बॉडी में स्पेशल तरह की सेल्स मिलती है जिन्हें फ्लेम सेल्स बोलते हैं, ठीक है। इन्हीं को एक और नाम दिया जाता है सोलेनोसाइट्स, इन्हीं को हम सोलेनोसाइट्स भी बोलते हैं। ये क्या करती है? वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने और इसके साथ ही साथ ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करती है। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, मेल और फीमेल एक में ही होते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट इज थ्रू मेनी लार्वल स्टेजेस, मतलब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है इनके अंदर। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है और सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी मिल सकता है इनके अंदर, ठीक है। अब यहां देखो, ये एक फ्लैटवर्म दिखा रखा है और ये दूसरा प्लेटफॉर्म दिखा रखा है। देखो, some members like Planaria possess high regeneration capacity। इनके अंदर एक मेंबर होता है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया के अंदर हाई रीजनरेशन कैपेसिटी होती है, आप 10th में भी पढ़ते हैं। ये कुछ इस तरह से दिखता है प्लेनेरिया। आप इसको कितने भी पार्ट्स में डिवाइड कर दो, इसका हर एक पार्ट आगे चल करके नया इंडिविजुअल बना लेगा, क्या? देखो, उसका और दूसरा एग्जांपल है टीनिया।
टीनिया जो है उसका पूरा नाम टीनिया सोलियम होता है, जो एक टेप वर्म है। ये देखो ये रहा, ये टीनिया है, ये टीनिया है, टेप वर्म है, ये एकदम लंबी लंबी टेप के जैसे दिखाई दे रहा है। अब यहां देखो, इसके अंदर आपको सेगमेंट्स दिखाई दे रहे होंगे, पीछे वाले सेगमेंट थोड़े बड़े और आगे वाले सेगमेंट्स तो आपको थोड़े छोटे दिख रहे होंगे। पीछे वाले सेगमेंट्स में क्या होता है, इसके एग्स भरे हुए होते हैं, फर्टिलाइज्ड एग्स भरे होते हैं, क्योंकि इनमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन मिलता है। ये एग्स क्या होते हैं, टूट टूट करके सॉरी ये सेगमेंट्स टूट टूट करके क्या होता है, बॉडी से बाहर निकलते रहते हैं, और जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके स्टूल के साथ बाहर निकलते हैं। ठीक है, जिसके कारण पानी, अगर वो स्टूल वाला पानी किसी गंदी जगहों पर रहता है, अगर वो स्टूल वाला पानी जो है, सर कट करना, ठीक है ना, अगर ये स्टूल वाला पानी, ठीक है, कहीं ड्रिंकिंग वाटर के साथ या किसी खाने वाली चीज के साथ मिक्स हो जाए, तो ये एग्स जो होते हैं वो कंटामिनेटेड एग्स जो है, ठीक है, वो कंटामिनेटेड वाटर और फूड के साथ क्या चले जाते हैं, बॉडी के अंदर चले जाते हैं। फिर इनके अंदर से लार्वा निकलते हैं और वो हमारी बॉडी को इन्फेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, इसके अलावा फैशियोला, लिवर फ्लूक, ये लिवर फ्लूक, ये फैशियोला है, ठीक है, ये उसका सकर है। ठीक है, यहां खत्म होता है फ्लैट वर्म। उसके बाद हम बात करते हैं एस्केहेलमिंथीज की। एस्केहेलमिंथीज जो है वो राउंड वर्म को रिप्रेजेंट करता है, यानी ऐसे वर्म्स जो सर्कुलर है, मतलब उनकी बॉडी जो एकदम राउंड, ऐसे पेन है ना, जैसे ये पेन है या धागा है, ऐसी बॉडी है, फ्लैट नहीं है, ऐसी नहीं है, फ्लैट नहीं है, टेप के जैसे। तो यहां देखो, the body of Aschelhelminthes are circular in cross section, hence the name are roundworms। अब मैं क्या कहता हूं, इस क्रॉस सेक्शन देखता हूं। क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या होता है, अगर मान लो ये मैंने कोई भी वर्म लिया और मैंने उसको यूं काट दिया, अब काटने के बाद अगर मैं इसको यूं, जैसे ये पेन जैसे मैंने यहां दिखाया है, ये एक वर्म है, मैंने इसको यूं काटा और फिर इस जगह से देख रहा हूं, तो ये कुछ इस तरह से सर्कुलर दिखता है। क्रॉस सेक्शन में क्या दिख रहा है, सर्कुलर, इसीलिए इनको राउंड वर्म्स कहते हैं। दे आर मे बी फ्री लिविंग, वो फ्री लिविंग हो सकता है, एक्वेटिक पानी में रहने वाले हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल जमीन पर रहने वाले हो सकते हैं, और अ पैरासाइट इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, और या फिर प्लांट्स और एनिमल्स में एज अ पैरासाइट भी देखे जाते हैं। द राउंड वर्म्स हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहां देखो, ये सबसे पहले ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहां आया, एस्केहेलमिंथीज के अंदर आया। ठीक है, दे आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल। देखो राउंड समझ करके बाइलेटरली सिमेट्रिकल, सर ऐसे कैसे हो सकता है, सर राउंड के अंदर तो आप कहीं से भी काटो, ये कैसे भी कटेगा तो दो पार्ट में डिवाइड होगा। नहीं भैया, इन जगहों पर क्या होता है, यहां नीचे की तरफ कुछ पोर्स होते हैं, ठीक है, जहां से वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है। ठीक है, कुछ ऐसे छेद होते हैं जहां से एग या एग्स, ओवम, ठीक है, एग्स बेसिकली, अगर और स्पर्म्स होते हैं उनका ट्रांसफर किया जाता है। तो अगर मैं इनको कहीं से भी काटूं तो ये पोर्स तो एक ही साइड में रह जाएंगे ना। ठीक है, तो इसीलिए कोई एक पर्टिकुलर लेवल से काटने पर ही वो दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, इसीलिए बाइलेटरल सिमेट्रिकल है। ट्रिप्लोब्लास्टिक है ये, और स्यूडोसिलोमेट एनिमल्स हैं। ये एकमात्र ऐसे एनिमल्स हैं जो स्यूडोसिलोमेट्स हैं, ये हमने पहले भी देखा है। ठीक है, यहां देखो ये राउंड वर्म दिखा रखा है, ये कौन सा राउंड वर्म है, ये एस्केरिस है। एस्केरिस जो है वो ह्यूमन के अंदर भी इंफेक्शन पैदा करता है, और इंफेक्शन करने के बाद एक डिजीज हो जाती है, उसे एस्केरियोसिस डिजीज कहते हैं। ठीक है, इस एस्केरिस की खास बात क्या है, मेल और फीमेल जो होते हैं इनके अंदर अलग अलग होते हैं, ये मेल और फीमेल अलग, इवन जो राउंड वर्म्स होते हैं उन सब में मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। खास बात कैसी होती है पता है क्या, मेल जो होता है वो पीछे की तरफ, पीछे ऐसे हुक के जैसे घुमा हुआ होता है, और जो फीमेल का जो एंड वाला पार्ट है वो कैसा होता है, सीधा होता है। देखो, एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट, एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट है विद वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स। उनके पास वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स मिलती है जो कि फूड को आगे पहुंचाने में हेल्प करेगी। द एक्सक्रीटरी ट्यूब रिमूव्स द बॉडी वेस्ट। देखो एक्सक्रीटरी ट्यूब मैंने कहा था ना, ये कहीं बाहर खुलेगी बॉडी के, बॉडी वेस्ट फ्रॉम द बॉडी कैविटी थ्रू द एक्सक्रीटरी पोर। तो यहां एक एक्सक्रीटरी ट्यूब है, वो रिमूव होती है बॉडी के, वो रिमूव करती है बॉडी वेस्ट को, और कहां खुलती है, वो एक्सक्रीटरी पोर के थ्रू बाहर खुलती है। सेक्सेस आर सेपरेट, मेल और फीमेल सेपरेट होते हैं, इसीलिए इसको डायोशियस भी बोलते हैं। एग्जांपल्स, मेल एंड फीमेल्स आर डिस्टिंक्ट, उनको आसानी से पहचाना भी जा सकता है। ऑफन फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल्स, करेक्ट। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट मे बी डायरेक्ट, द यंग वंस रिजेंबल द एडल्ट, और इनडायरेक्ट, यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह का डेवलपमेंट हो सकता है। लार्वल स्टेजेस हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। एग्जांपल्स क्या है, देखो एस्केरिस जो कि एक राउंड वर्म है, ठीक है,
वुचेरेरिया जिसको हम फाइलेरियल वर्म्स बोलते हैं। तो फाइलेरियल वर्म्स क्या होती है? ऐसी वर्म्स होती है जो बहुत छोटी होती है और ये मॉस्किटोज के अंदर रह करके एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है, मॉस्किटो वेक्टर के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह जाती है। ठीक है। एनसाइलोस्टोमा इनको हुक वर्म बोलते हैं। ये सब राउंड वर्म्स के एग्जांपल है। इसी के साथ एस के हेलमिंथीज जो है वो यहां अपने कंप्लीट होता है। बात करते हैं एनालिडा की। एनालिडा वर्ड आया एन्युलस से। एन्युलस का मतलब होता है रिंग्स, कई सारे रिंग्स जो एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखी जाती है, उससे जो बॉडी बनती है उसे बोलते हैं एनालिडा वाली बॉडी। ठीक है ना। ऐसा लगता है कि कोई भी चीज जो है वो बार बार रिपीट कर रहे हैं, उससे बनी। ठीक। दे मे बी एक्वेटिक, ये एक्वेटिक हो सकते हैं। मैराइन एंड फ्रेश वाटर, मैराइन वाटर में भी हो सकते हैं, फ्रेश वाटर में भी हो सकते हैं। और कैसे हो सकते हैं? टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, जमीन पर रहने वाले हो सकते हैं, फ्री लिविंग हो सकते हैं, ओके, और समटाइम्स पैरासाइटिक आल्सो। ठीक। दे एग्जिबिट ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड बाइलेटरल सिमेट्री। ठीक है। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, मेटामेरिकली सेगमेंटेड एंड सीलोमेट एनिमल्स। मेटामेरिकली सेगमेंटेड का मतलब मैंने बताया था पहले कि बार बार किसी चीज के रिपीट होने से जो सेगमेंट्स बनते हैं उसे मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहते हैं। और सीलोमेट एनिमल से मतलब सीलोम कैविटी इनके अंदर प्रेजेंट है। देयर बॉडी सरफेस इज डिस्टिंक्टली मार्क्ड इनटू द सेगमेंट्स और मेटामर्स and hence the phylum is named as Annelida. The Latin name is Annulus, derived from annulus, और इसका मतलब क्या होता है? लिटिल रिंग। annulus का मतलब। तो यहां देखो, इस जगह पर देखो, ये एक एनालिडा का एक मेंबर है जो ऐसा लग रहा है ना कि ये देखो, ये ऐसे रिंग्स एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसे लगी हुई है। They possess longitudinal and circular muscles which help in locomotion. इनके पास longitudinal और circular muscles होती है जो इनके चलने में हेल्प करती है। Aquatic annelids like a Nares possess a lateral appendages and the parapodia which help in swimming. देखो यहां, ये रे, ये पैरापोडिया है, ये आपको पांव दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है? ये एनिमल कौन है? ये नैरिस है। ये समुद्र में रहता है और ये तैरने में हेल्प करता है, ये पैरापोडिया। ठीक है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट। इनके अंदर एक्सेप्शनली पता है कि क्लोज सर्कुलेशन है। इसके आसपास के किसी भी मेंबर में क्लोज सर्कुलेशन नहीं है, लेकिन एनालिडा के मेंबर्स के अंदर एक्सेप्शनली क्लोज सर्कुलेशन देखने को मिलता है। नेफ्रीडिया जिसको हम सिंगल बोलते हैं, नेफ्रीडियम, हेल्प्स इन ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन के लिए इनके पास नेफ्रीडिया होते हैं। ठीक है। जो वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालते हैं और ऑस्मोरेगुलेशन करते हैं। ऑस्मोरेगुलेशन मैंने ऑलरेडी बता दिया, वाटर और आयन कंसंट्रेशन को मेंटेन करना। उसके बाद देखो, न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड गैंग्लिया, जिसको सिंगल को गैंग्लियन भी बोल देते हैं, कनेक्टेड बाय अ लेटरल नर्व्स टू अ डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। देखो सुनो ध्यान से, अब ये क्या है? इनके पास जो ब्रेन होता है वो ब्रेन छोटे छोटे गांठों के फॉर्म में होता है, जिनको हम गैंग्लिया बोलते हैं। ठीक है। यहां वेंट्रल पार्ट में क्या होती है? कुछ नर्व कॉर्ड्स होते हैं। नर्व कॉर्ड्स का मतलब क्या होता है? कुछ ऐसे एक तरीके से देखा जाए तो गुच्छे, ठीक है ना, और वो चेन के फॉर्म में लगे हुए। वो गुच्छे किसके हैं? नर्व सेल्स के हैं, उनको नर्व कॉर्ड्स बोलते हैं। और आगे की तरफ क्या होता है? दो डबल होता है, और पीछे की तरफ क्या होता है? सिंगल नर्व कॉर्ड होती है, और वो आपस में जुड़े हुए रहते हैं। किससे? लिटिल नर्व्स जो होती है ना, उनसे जुड़े हुए रहते हैं आपस में। नैरिस आर एक्वेटिक फॉर्म, इट इज डायोशियस, मतलब मेल और फीमेल अलग होता है नैरिस में। बट अर्थवर्म एंड लीचेस आर मोनोशियस, लेकिन अर्थवर्म और लीचेस जो होते हैं उनमें मेल और फीमेल अलग नहीं होते। वो कैसे होते हैं? वो एक एनिमल में ही होते हैं, मेल और फीमेल दोनों। ये नैरिस है देखो, और ये लीच है। ठीक है। रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जाता है। एग्जांपल है इसका नैरिस, फेरेटिमा जिसको अर्थवर्म बोलते हैं, एंड हिरुडिनेरिया जिसको हम ब्लड सकिंग लीच कहते हैं। ये ब्लड सकिंग लीच है। ठीक है। ये जनरली जो फ्रेश वाटर जो होता है, तालाब वगैरह जो होता है उनके अंदर मिलती है, और नैरिस जो होता है वो मिलता है ओशंस के अंदर, समुद्र में मिलता है वो। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं ऑर्थ्रोपोडा की। ऑर्थ्रोपोडा जो है वो सबसे बड़ा फाइलम है, क्योंकि इसके अंदर सारे के सारे इंसेक्ट्स रखे जाते हैं। जितने भी इंसेक्ट हैं वो सारे ऑर्थ्रोपोडा में आते हैं। और सुनो ध्यान से, और सबसे ज्यादा जो नंबर है एनिमल्स के अंदर वो इंसेक्ट के ही है। 70% एनिमल्स जो है वो इंसेक्ट्स हैं। ठीक है। तो ये सबसे बड़ा फाइलम है। इट इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमेलिया विच इंक्लूड इंसेक्ट्स। करेक्ट।
ओवर 2/3 ऑफ ऑल नेम्ड स्पीशीज ऑन अर्थ आर ऑर्थ्रोपोड्स। देखो 2/3 स्पीशीज जो है वो ऑर्थ्रोपोड्स है। दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उनके अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है। दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल, करेक्ट, ये भी बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, सेगमेंटेड हैं एंड सिलोमेट एनिमल्स हैं। द बॉडी ऑफ ऑर्थ्रोपोड्स इज कवर्ड बाय अ काइटिनियस एक्सोस्केलेटन, यानी इनकी बॉडी जो होती है वो आउटर पार्ट से एक हार्ड कवरिंग से कवर्ड होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, काइटिनियस एक्सोस्केलेटन कहते हैं। द बॉडी कंसिस्ट हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन। इनकी बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। देखो जैसे मान लो ये कोई इंसेक्ट है, उसकी बॉडी ऐसे है, ये हेड हो गया, ये थॉरैक्स हो गया और ये एब्डोमेन वाला पार्ट हो गया। दे हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस, जिनको हम बोलते हैं, ऑर्थ्रोस वर्ड जो है वो किससे आया, जॉइंट से आया, और पोडा वर्ड आया अपेंडेजेस से, यानी कि उनके जो पांव होते हैं वो जॉइंटेड होते हैं, कई सारे छोटे छोटे पार्ट से मिलकर के बने होते हैं। जैसे मान लो अगर मैं इसके पांव की बात करूं तो ये कुछ इस तरह से दिखते हैं, हमें ऐसा लग रहा है इनके जो पांव है वो कई सारे छोटे छोटे पार्ट से मिलकर के बने हुए, इसलिए ऑर्थ्रोपोडा नाम आया है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर गिल्स। अब ये हर कहीं मिलते हैं, पानी में भी इंसेक्ट्स मिलते हैं, जमीन पर भी मिलते हैं, तो उस हिसाब से उनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो होते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। गिल्स, बुक गिल्स स्पेशल टाइप के होते हैं गिल्स। बुक लंग्स और ट्रेकियल सिस्टम, द सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन टाइप, यहां ओपन टाइप सर्कुलेशन होता है। सेंसरी ऑर्गन्स लाइक एंटीना, इनके ऊपर एंटीना मिलते हैं हेड के ऊपर, ठीक है। इसके अलावा आईज, जो कि कंपाउंड आईज हो सकती है और सिंपल आई हो सकती है। कंपाउंड और सिंपल आई में क्या फर्क है, एक कंपाउंड आईज जो होती है उसके अंदर कई सारे छोटे छोटे पार्ट्स मिलते हैं जिन्हें ओमेटिडिया बोलते हैं। हर एक छोटे पार्ट में अपना एक अलग इमेज बनता है, तो अगर जितने ओमेटिडिया होंगे उतने इमेजेस बनेंगे। और सिंपल आइज में क्या होता है, सिंगल इमेज बनती है एक आइज में, ठीक है। इसके अलावा स्टेटोसिस्ट होती है। स्टेटोसिस्ट क्या होती है, जो एक्वेटिक इंसेक्ट होते हैं उनकी बैलेंसिंग के लिए जरूरी होती है, जो कि पानी में तैरने के लिए जरूरी है, और बैलेंसिंग ऑर्गन्स आर प्रेजेंट, तो स्टेटोसिस्ट को बैलेंसिंग ऑर्गन भी बोलते हैं। एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस थ्रू द मेल्पीजियन ट्यूबल्स। एक्सक्रीशन किससे होता है, मेल्पीजियन ट्यूबल से होता है। दे आर मोस्टली डायोशियस, मतलब मेल और फीमेल क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली इंटरनल। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इंटरनल, वो भी कहां, फीमेल की बॉडी के अंदर। दे आर मोस्टली ओविपेरस, और ये मोस्टली क्या होता है, अंडे देने वाले होते हैं। डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट डेवलपमेंट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी हो सकता है। जैसे स्कॉर्पियंस होते हैं, स्कॉर्पियंस जो होते हैं वो अंडे से निकलते, ठीक लार्वा नहीं निकलता, उनसे सीधा स्कॉर्पियन निकलता है, बिच्छू निकलता है, तो वो डायरेक्ट है, ठीक है ना। और अगर मैं बात करूं दूसरा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में लार्वल स्टेजेस मिलती हैं। एग्जांपल्स क्या है, देखो, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स, यानी ऐसे इंसेक्ट्स जिससे हमें इकोनॉमिकली बेनिफिट होता है। एपिस हनी बी, ठीक है। बॉम्बिक्स, जिसको सिल्क वर्म बोलते हैं। लैसिफर, जिसको लाक इंसेक्ट बोलते हैं, ठीक है। और कुछ वेक्टर्स, वेक्टर्स का मतलब क्या होता है, यानी जो डिजीज कॉजिंग एजेंट्स को फैलाने का काम करेगी। उसमें एनाफिलीज आती है जो मलेरिया फैलाती है, क्यूलेक्स एंड एडीज मॉस्किटो, ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये वेक्टर्स हैं जो कि डिजीज कॉजिंग एजेंट्स को एक जगह से दूसरी जगह वेक्टर की तरह लेकर के जाते हैं। फिर उसके बाद ग्रेगेरियस पेस्ट, पेस्ट का मतलब क्या होता है, जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, जिसमें आता है लॉकस्टा, लॉकस्ट जिसको टिड्डी बोलते हैं, जिसको ग्रास हॉपर, ये देखो ये लॉकस्टा है, ठीक है। लिविंग फॉसिल्स, लिविंग फॉसिल्स क्या होता है, जैसे लीम्यूलस, किंग क्रैब, सुनो ध्यान से, ये लिविंग फॉसिल क्या होता है सर, ऐसे एनिमल्स जो कि बहुत पुराने टाइम से अर्थ के ऊपर हैं, उनके साथ वाले जितने भी मेंबर्स हैं वो आज एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, लेकिन उनकी स्पीशीज अभी भी कंटिन्यू बनी हुई है। तो कितने पुराने होने के कारण इनको क्या बोलते हैं, लिविंग फॉसिल कह देते हैं। लिविंग का मतलब जिंदा तो है ही है, और बहुत पुराने इसलिए फॉसिल वर्ड भी आ जाता है, ठीक है। ये स्कॉर्पियन है, ये बटरफ्लाई है, और ये क्या है, प्रॉन है। प्रॉन ये एक्वेटिक इंसेक्ट है, ठीक है। वो जो स्टेटोसिस्ट होते हैं ना बैलेंसिंग वाली, वो इसी में मिलती है। तो यहाँ ऑर्थ्रोपोडा जो है वो भी कंप्लीट होता है। तो अब तक हमने जितने भी फाइलम किए हैं उन सब की जो डिटेल्स है वो हमने देखी, उन सब के बारे में क्या क्या चीजें खास बात है वो भी हमने देखा। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इससे आगे वाले फाइलम्स की, ठीक है, जिसमें मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, इन सब के बारे में बात करेंगे और डिटेल्स देखेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग विद विंसम इंटरनेशनल स्कूल। थैंक यू।